बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान एक ऐसा नाम जो सिर्फ नक्शे पर उभरती हुई सरहदों का मजमुआ नहीं बल्कि उम्मीद के चराहों से रोशन एक कारवां है। एक ऐसा वतन जो अपने अंदर सब्र की नरमी, हिकमत की गहराई और अमन की वो ख्वाहिश रखता है जो तूफानों के बीच भी चराग जलाए रखती है। जब दुनिया के कई खित्ते बेयकीनी के बोझ तले दबे हों, तब यही सरजमीन खामोशी से रास्ते तराशती है, बिखरे हुए धागों को जोड़ती है और दुश्मनी के पत्थरों के दरमियान मफाहमत के फूल उगाने की कोशिश करती है। आज पाकिस्तान महज एक रियासत नहीं बल्कि एक मरकज़े अमन की सूरत इख्तियार कर चुका है, जहां से निकलने वाली हर कोशिश दुनिया के बेचैन दिल को करार देने की सही है। ये कहानी किसी एक लम्हे की नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र की है। इब्तदा हुई जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान को एक ही मेज पर बिठाया गया। बातचीत के दरवाजे खुले मगर मुकम्मल इत्तफाक की मंजिल अभी दूर रही। इब्तदाई दौर किसी हतमी नतीजे के बगैर ख़त्म हुआ, लेकिन यह इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए आगाज का इशारा था। पसे पर्दा राब्ते जारी रहे, क़यादत ने दिन रात एक किए और इसी दौरान आलमी मंजरनामा मजीद पेचीदा होता गया। एक तरफ जंगबंदी की डेडलाइन करीब आती जा रही है, दूसरी जानिब नई मुलाकात पर असूली इत्तफाक भी सामने आया। प्रोग्रामों में आने वाले मेहमानों ने इस पेशरफ्त को एक अहम मोड़ करार दिया, मगर साथ ही ये वाज़े भी किया कि कुछ नुकात अब भी ऐसे हैं जिन पर मुकम्मल हम आहंगी पैदा नहीं हो सकी। बातचीत जारी रखने का अज़्म तो जाहिर हुआ, मगर रास्ता अब भी सवालों से भरा हुआ है। उधर समुद्रों की लहरों में भी बेचैनी की सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जहां ताकत के मुजाहिरे ने पानियों को भी कशीदा कर दिया है। कहीं वार्निंग्स की गूंज थी, कहीं बयानात की तेजी और कहीं तंज में लिपटी हुई धमकियां, जैसे अल्फाज खुद बारूद का रूप धार चुके हों। तेल की खुशबू में भी अब सियासत की तलखी घुल चुकी है और मईशत के ऐवानों में खदशात की चाप सुनाई देती है। इसी बीच कुछ आवाजें थकन का एतराफ करती नजर आईं, जैसे ताकत के ऐवानों में बैठे लोग भी इस खेल की कीमत समझने लगे हों। दुनिया के कई कोने इस मंजर को देखकर खामोश नहीं रहे। किसी ने मायूसी जाहिर की, किसी ने मुज़ाकरात की ज़रूरत दोहराई और किसी ने पाकिस्तान की कोशिशों को एक रोशन मिसाल करार दिया। यूं लगता है जैसे तारीख के औराक पर एक नई तहरीर लिखी जा रही हो, जहां जंग के साए के साथ साथ अमन की रोशनी भी अपना रास्ता बनाने पर बज़िद है। इसी दौरान इस्लामाबाद की मेज़बान फ़ज़ाओं में एक और मंजर भी उभरा, जहां गुफ्तगू के चिराग बुझने नहीं दिए गए। सिफारती राहदारियों में कदमों की आहट मुसलसल सुनाई देती रही, पैगामात आते रहे, जाते रहे और अल्फाज के दरमियान छुपी हुई नीयतों को समझने की कोशिशें जारी रहीं, जैसे कोई बारीक धागा टूटने से पहले बार बार जोड़ा जा रहा हो। वैसे ही राब्तों का सिलसिला कायम रखा गया कि शायद किसी लम्हे मफाहमत की गिरा मजबूत हो जाए। दूसरी जानिब ताकत के ऐवानों से निकलने वाली आवाजें कभी ललकार बन गईं तो कभी पसपाई का एतराफ। कोई खुद को गालिब दिखाने की कोशिश में था तो कोई आने वाले नुकसान का अंदाजा लगाकर कदम रोकने पर आमादा दिखाई दिया। यह एक ऐसा मंजर था जहां अल्फाज और इरादे एक दूसरे से मुख्तलिफ समतों में चलते महसूस हुए, जैसे जुबान कुछ और कह रही हो और वक्त कुछ और लिख रहा हो। इसी बीच आलमी बिरादरी की नजरें भी इस सारे अमल पर जमी रहीं। कहीं हौसला अफजाई थी, कहीं तशवीश और कहीं यह एहसास कि अगर यह सिलसिला टूट गया तो इसके असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। कुछ मुल्कों ने बातचीत जारी रखने पर जोर दिया, कुछ ने इस अमल को एक जरूरी रास्ता करार दिया और कुछ ने इसे एक नाजुक मौका समझकर एहतियात की तलकीन की। और फिर इसी मंजर के दरमियान पाकिस्तान एक खामोश मगर मजबूत किरदार के तौर पर खड़ा दिखाई दिया। ना शोर ना दावे, मगर एक मुस्तकिल कोशिश, जैसे कोई चराग हवा के तेज झोंकों में भी अपनी लौ को बचाने में मसरूफ हो। शायद यही वो किरदार है जो तारीख के सफहात पर देर पा निशान छोड़ता है, जहां ताकत नहीं बल्कि तदब्बुर जीतता है और जहां जंग के बीच भी अमन की एक हल्की सी रोशनी अपना रास्ता बना लेती है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अनस मलिक ने, सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद अल मशरक़ी साहब, माहिर हैं मशरक़ वस्ता उमूर के, और हमारे साथ मौजूद होंगे एहसान अहमद खान, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार। सबसे पहले अनस मलिक, आपकी जानिब आऊँगा। जो पूरा इस्लामाबाद टॉक्स का प्रोसेस है उसे आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की? क्योंकि जाहिर बात है 47 साल के इख्तलाफात 21 घंटे में तो हल नहीं होने, लेकिन आइस ब्रेकर के तौर पर और दोनों फरीकैन को एक मेज पर बिठाकर पाकिस्तान ने एक प्रोसेस का कम अज कम आगाज कर दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखें, बात आपके सवाल में सारा जवाब मौजूद है कि पाकिस्तान के लिए फॉर अ कंट्री जिसको 20 साल से एक बड़े कॉन्वोल्यूटेड लेंस से एक ही प्रिज्म से देखा जाता था और वो था दहशतगर्दी के तनाजुर में। दुनिया ये नहीं देखती थी कि 2005 का ज़लज़ला या 2009 में जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ और उसके तनाजुर में जब जिस तरह से पाकिस्तान की रेजिलियंस सामने आई, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे अर्थक्वेक हो, और अब विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग दुनिया का जो ट्रस्ट है वो जो ट्रस्ट का जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट कर गया आपके फेवर में। तो उस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा शॉट इन दी आर। मैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए रीजन में नहीं बल्कि ग्लोबली स्पीकिंग एज़ वेल कि पाकिस्तान ने अपने आप को एज ए ग्लोबल मीडिएटर या ग्लोबल फैसिलिटेटर फॉर पीस अपने आप को पोजीशन किया है। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स एज़ वेल या दूसरे तनाज़ात में भी इस्लामाबाद जो है वो अपना मेटल या दुनिया की भी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि पाकिस्तान अपनी लेवरेज जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेगा उनको हल करने के लिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें प्रोग्राम में नाइला चौहान साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। नाइला साहिबा पर आने से पहले हामिद अल मशरिकी साहब, हाउ डू यू सी ये पूरा जो प्रोसेस है इस वक्त? जारी बात है उम्मीद अभी भी बाकी है और अभी भी पाकिस्तान की कोशिशें भी जारी हैं और कुछ अच्छा भी निकल सकता है। मेक और ब्रेक मोमेंट ये है, जंगों में ऐसा ही होता है। लेकिन इस सब के बावजूद टोन जो है मुज़ाकरात के बाद भी हमने देखा कि दोनों फरीकैन की ठीक थी। अब बेशक नाकाबंदी, ब्लॉकेड, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान इस वक्त भी कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो और मामलात ख़राब ना हो। जी मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि आप कल के और आज के पूरी दुनिया के अगर जरीदे और डिफरेंट एडिटोरियल्स और डिफरेंट रिसर्चेस देख लें और उसके अंदर आप देखिए कि किस अंदाज में इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट किया गया है। पूरी दुनिया में कोई एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट ना किया गया हो, पाकिस्तान की इस कोशिश को एक लैंडमार्क अचीवमेंट के तौर पे ना देखा गया हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक ऐसा नामुमकिन काम लग रहा था इवन प्री वॉर सिनेरियो। अगर आप फरवरी से पहले भी चले जाएं तो ईरान और अमेरिका को एक जगह बिठाना जो है ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। बहुत मुश्किल काम था, पाकिस्तान ने ये काम किया। और दूसरी चीज ये कि अगर पाकिस्तान ने दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, ये बता दिया है कि आज यहाँ पर सिचुएशन है कि अगर डायलॉग हो सकता है और अगर डायलॉग से मामला हल हो सकते हैं तो दिस इज द ओनली वे टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर। सच्ची बताऊं, अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आई, वो ये कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी दोनों की, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, आपने देखा कि मीटिंग उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के साथ थी, वो एक बड़ी रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज थी और वही रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज कंटिन्यू कर गई मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी। और ये वो बड़ी खूबसूरती थी कि जहां पर आप देखिए जब ये कहा जाता है कि हमने अपने मुतालबात रखे, हमने अपनी रेड लाइंस बताई, दूसरी तरफ से उनकी रेड लाइन सुनी, उनके मुतालबात समझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पाकिस्तान ने एक ऐसा कंफर्ट लेवल क्रिएट कर दिया है कि अब दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात होंगे, अगर कल को हो सकता है इजिप्ट इनको होस्ट करे, कल को हो सकता है तुर्की इनको होस्ट करे, लेकिन पाकिस्तान ने जो लिवरेज क्रिएट कर दिया है, पाकिस्तान ने जो एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है, ये उसकी मरहून मिन्नत होगा। अब पाकिस्तान की कोशिशें तो चल रही हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी मुज़ाकरात को फर्दर चलाने में, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट यू सेड के गोइंग ऑन। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन मैं ये साथ साथ कहता हूं, बड़ा मैं हमेशा से एम्फेसाइज करता हूं कि जिस तरह 10 मई के पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब और मार्का हक और बुनियान मरसूस ने ईरान को एक नई ताकत दे दी कि वो दुनिया की बड़ी ताकत को जवाब दे सकती है, इसराइल और अमेरिका को जो है वो सिरनिगू कर सकती है, उनको हरा सकती है, उनको एक सबक सिखा सकती है जंगी एतबार से। इसी तरह ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद टॉक्स ने डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नई जिहत मुतारफ करा दी है कि एक ऐसे दुश्मन जो हमेशा से दुश्मन हो गए थे पिछले 43 साल से, उनको टेबल पे बिठाना व्हाइल द हॉट वॉर इज गोइंग ऑन, ये डिप्लोमेसी की मैं समझता हूं कि एक अजीम कामयाबी है और ये आइंदा के लिए एक
पैरामीटर सेट किया है, एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक कंफर्ट लेवल की, एक डिप्लोमेसी की, एक जिसको कहते हैं नई टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगी आपको। मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब आइंदा जो मुज़ाकरात हुआ करेंगे वहां कहीं ना कहीं इस्लामाबाद टॉक्स का रेफरेंस दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका को इकट्ठे बिठाने की बात होगी, तो कल को यूक्रेन रशिया को इकट्ठे बिठाने की जब दोबारा बात होगी तो ये कहा जाएगा कि यार इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए। जैसे हमने देखा कि मीडिया हाउसेस को या कन्वेंशन सेंटर में या सब जगह पे कितना एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था फॉर रिपोर्टिंग, फॉर एनालिसिस, फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये द होल क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन एंड above all to the public of Pakistan. एग्जैक्टली नाइला चौहान साहब, किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान की इस अचीवमेंट को, और पाकिस्तान अब आगे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का रोल किस तरह से अब तब्दील हो चुका है अक़वाम आलम में? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेटस तो अल्हम्दुलिल्लाह पहलगाम के बाद चेंज हो गया था। उससे पहले हालात और थे, दुनिया और तरीके से देखती थी, लेकिन पहलगाम में आपने लेंस चेंज कर दिया दुनिया का, और इंडिया की आपने मिथ बस्टिंग कर दी। वो जो रीजनल पावर और ये और वो की कहानियां डाल रहे थे, पता चल गया कि उनके अंदर कितनी जो है हकीकत है। और पाकिस्तान जिसको मोदी साहब ने कहा था कि आपको आइसोलेट करके रख देंगे दुनिया से, आज तो खुद आइसोलेट हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत का मुकाम किया। उसके बाद से दुनिया ने आपको और तरीके से देखना शुरू कर दिया। फिर आप देखें कि ट्रम्प साहब भी हमेशा पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करते हैं, खासकर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। आपको बोर्ड ऑफ पीस में दावत दी गई, जबकि बाकी ममालिक जो आना चाहते थे उनको पैसे देके मेंबरशिप की इजाजत दी गई, लेकिन आपको मुफ्त दावत दी गई कि आप भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने। दैट वाज अनदर स्प्रिंग बोर्ड की दुनिया ने देखा कि और ममालिक के साथ जैसे इंडिया को दावत नहीं दी। और उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ ईरान के साथ, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने ईरान के इंटरेस्ट को इंटरनेशनली हमेशा प्रोटेक्ट किया है। 29 की जब इनकलाब आया था वहाँ, उसके बाद अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ईरान के रवाबित खत्म हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी जो वाशिंगटन में थी उसने फिर ईरान की डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन की, यानी 79 से। तो आपको ईरान में बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के साथ देखा जाता है, क्योंकि आप इनके इंटरेस्ट इंटरनेशनली अनबायस तरीके से रिप्रेजेंट करते रहे। अमेरिका भी आपकी जो है क़यादत, उसकी इज्जत एहतराम करता है। इससे पहले भी आप देखिए कि जब ईरान इजराइल का इशू बना, ओमान में भी टॉक्स हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गए, क्योंकि उसमें इजराइल ने जो है ईरान पे हमला कर दिया और बात खत्म कर दी गई। फिर दोबारा जिनीवा में हुई टॉक्स, जिनीवा में भी जो है इसी तरह टॉक्स को डिरेल किया गया इजराइल की नेफेरियस एक्टिविटीज की वजह से। तो जंग जो है वो बहुत तूल पकड़ने लग गई, इस हद तक के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं ईरान को जो है स्टोन एज में पहुंचा दूंगा अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे। और दुनिया बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 के दहने पे पहुंची हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और दरख्वास्त की प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि वो सीज फायर कर दे 10 दिन के लिए, जो उन्होंने आपकी क़यादत का एहतराम करते एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली। और इसी तरह पाकिस्तान ने ईरान की जो क़यादत है उससे भी दरख्वास्त की और उन्होंने भी आपकी
जो दरख्वास्त है उसका मान रखा और सीजफायर को सस्पेंड किया। और फिर हमने इस्लामाबाद में दोनों जानिबैन को दावत दी कि मिलकर बात करें। जब ये डेलीगेशन आई, इससे पहले जो रवायत ईरान और अमेरिका की बन चुकी थी वो ये थी कि एक शहर में ये चले भी जाते थे, जिसका ओमान चले गए या जिनीवा चले गए, तो डिफरेंट होटल्स में ठहरते थे और जो साक्षी का अमल होता था वो मीडिएटर जो भी वो इस होटल में जाके उनसे पूछ के आता था, फिर दौड़ते हुए दूसरी जगह जाता था, उनसे पूछते हुए दौड़ते हुए आता था। पाकिस्तान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस्लामाबाद में आप आए हैं, आप एक मेज पे रूबरू बैठ के साफ बात करें। ये दोनों साइड इसकी जहन में उनके नहीं था, लेकिन उन्होंने आपकी दरख्वास्त को फिर एहतराम किया और पहली दफा ईरान और अमेरिका एक मेज पे बैठ के उन्होंने गुफ्तगू की, अपने मौक़िफ़ जो है बयान किए। ऑब्वियसली इनकी कंडीशन क्योंकि उनमें बहुत गैप था जो फिर नहीं हो सका, लेकिन पॉजिटिव बात ये थी कि वो आए। आप देखिए जब ईरान की डेलीगेशन आ रही थी उससे शाम पहले इजराइल ने लेबनान पे हमला किया। जानबूझ के उन्हें पता था कि ईरान इंटिमिडेट होगा और नाराज होकर होकर टॉक्स पे आए ही नहीं, लेकिन ईरान ने इनकी क़यादत में भी मुदब्बराना जो है वो सोच रखी और इस इंटिमिडेशन के बावजूद वो आए इस्लामाबाद और एक ही मेज पे बैठे अमेरिकन डेलीगेशन के साथ और अपना मौक़िफ़ वहाँ बयान किया। तो जेडी वैंस साहब ने भी जाने से पहले कहा कि हम पाकिस्तान के मशहूर हैं, पाकिस्तान की क़यादत के मशहूर हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के, आपके फील्ड मार्शल साहब के। और ये भी कहा कि ये हम एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सके, लेकिन हमने अपना जो मौक़िफ़ है जहाँ बयान कर दिया है, हम तो उम्मीद करते हैं कि ईरान इसको तंजीदगी से देखेगा। और ये कैसे चलेगी, यानी उन्होंने सालसी के दरवाजे बंद नहीं किए। बिल्कुल। और ये भी नहीं कहा कि टॉक्स फेल हुए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सके और हमने अपना फाइनल प्रपोजल ईरान को दे दिया है। राइट। और ईरानी साइड ने भी बाद में कंफर्म किया कि उनको ये प्रपोजल मिला है और वो इसके कायल नहीं है। और यही बिल्कुल नायरा चौहान साहिबा एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त है कि दोनों साइड्स ने ये नहीं कहा कि टॉक्स फेल हो गई हैं या अब दोबारा मेज़ पर नहीं बैठना। एहसान अहमद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस सब के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक जानिब तो दोबारा से कोशिशें हो रही हैं कि अगला राउंड भी हो और कुछ पॉजिटिव बयानात भी आए, लेकिन अब जो एक ब्लॉकेड की बात हो रही है, सेंटकॉम ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये अमेरिका प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि ईरान टॉक्स में अमेरिका के मुतालबात को मान ले, मसल्स फ्लेक्स कर रहा है या ईरान को मजीद प्रेशराइज कर रहा है? इसके पीछे अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मखदूम साहब। ये इसको आप कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ब्रिंक्समैनशिप है। दोनों साइडें वे कर रही हैं कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। ईरान ने पहले एक मैप इशू किया जिसमें ओमान के नॉर्थ पे उन्होंने एक हैजर्डस एरिया डिक्लेयर कर दिया और उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने भी ये ब्लॉकेड वाली बात की है। कानूनी तौर पे इस तरह का ब्लॉकेड हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप ये लगा दें कि जी हुर्मुज़ में कोई शिप एंटर नहीं हो सकेगा, तो इसका मतलब है कि जो बाकी मुल्क हैं, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और यूएई, इन सब का भी ब्लॉकेड हो जाता है। अगर कोई भी जहाज़ एंटर बाहर नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस ब्लॉकेड हो जाता है। तो सेंटकॉम ने उसके ऊपर फिर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है कि वो शिप्स जो कि ईरानी पोर्ट जा रहे हैं या वहाँ से निकल रहे हैं, हम उनको रोकेंगे। ये जो है ना, इसमें एक खतरा मुझे किस चीज़ का लगता है कि कहीं इसमें ईरान एम्ब्रॉयल ना हो जाए एक ऐसा एक्शन लेने पे जिसकी वजह से सीज फायर ख़त्म हो जाए। जैसे आज आपने देखा होगा कि उनकी मीडिया की एक रिपोर्ट भी चल रही है कि वो एक यूएस नेवी की शिप को वार्न कर रहे हैं कि जी आप इस इलाके से चले जाएं। लेट सपोज वो शिप नहीं रुकता, तो उसके बाद फिर आईआरजीसी इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करती है, वो एक थोड़ी सी खतरनाक चीज़ होगी कि उसमें सीज फायर होल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बाकी मुल्कों का भी इस पर रवैया देखें, यूके ने क्लियरली रिस्पॉन्स किया,
कि हम इस तरह के किसी ब्लॉकेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांस ने रिफ्यूज़ किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी दोनों पार्टीज इसमें बात करें। चाइना की तरफ से एक मुख्तात लेकिन स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट आई है, जिसमें बड़ा अंडरलाइन फैक्टर ये है कि हमारे ईरान के साथ हमारी डील्स हैं, और जिस डील्स में उधर से हमने तेल लेना है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल पार्टीज जो है उस डील को खराब नहीं होने देंगी। ये अंडरटोन्स में थोड़ा सा ग्रेट पावर की तरफ से बड़ा अच्छा सिग्नल आया है कि चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो जेपरडाइज नहीं होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ईयू की जो कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन्डर लेयन, उन्होंने अपनी वो कुछ मेजर्स जो कि यूरोपियन यूनियन में इम्प्लीमेंट करने हैं, और उन्होंने बड़ी एक स्टेटमेंट ये दी कि 44 दिन के अंदर यूरोपियन यूनियन का जो ऑयल का बिल है वो 22 बिलियन यूरो ऊपर चला गया, यानी दैट इज द कॉस्ट विच दे आर पेइंग। अमेरिका में अगर आप देखें तो जहाँ पे 28 फरवरी को जो एवरेज ऑयल की एक गैलन गैसोलीन की जो प्राइस थी वो $2.98 थी, वो आज एवरेज $4.15 पे है। और कैलिफोर्निया में तो 5.98 के ऊपर चली गई, और ओक्लाहोमा में सबसे लोएस्ट है। कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो इकदाम किए जा रहे हैं उसका खुमियाजा ईरान नहीं भुगतेगा सिर्फ, इसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, और अमेरिकन खुद भी भुगतेंगे। ब्रेंट क्रूड जो है वो पिछले 4 दिनों में 95 से बढ़ के आज 102.7 के ऊपर आ गया। तो ये नहीं हो सकता कि अगर इकोनॉमिक कॉस्ट अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि जो ब्लॉकेट का मकसद होता है वो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाने का होता है। अगर वो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती है ईरान के ऊपर, तो यूएस भी उससे इंसुलेट नहीं रह सकेगा, उसके रिप्रिकॉशंस पूरी दुनिया में बशमूल अमेरिका सब के ऊपर आएगा। तो इसलिए ये आई थिंक मुनासिब इकदाम नहीं होगा, और इसमें जो सीज फायर है उसका वल्नरेबल होना, उसका डीरेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अनस, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त सीज़ फायर बिलाशुबा फ्रेजाइल है। पाकिस्तान एक जानिब ये कोशिशें तो कर रहा है कि सीज़ फायर भी एक्सटेंड हो और दोबारा से टॉक्स जो हैं वो रिज्यूम हो जाएं, और जो डेडलॉक है उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव किया जाए। बट इस वक्त अगर देखा जाए तो ये जो ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की बात की है, और दूसरी जानिब ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं कलिबाफ, उन्होंने तंज भी किया है कि अगर ये नाकाबंदी कर दी तो फिर $4 वाला जो तेल है उसे भी आप भूल जाएंगे। उन्होंने कहा वो भी आपके लिए फिर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी कि इतना जो महंगा ऑलरेडी अमरीकी ख़रीद रहे हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप दोबारा जंग में जाना चाहता है, या सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस तरह की मिस कैलकुलेशन पर जाएंगे। वो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, एक चीज़ जो बड़े नज़र आता है कि वो पीस थ्रू प्रेशराइजेशन या पीस थ्रू स्ट्रेंथ के ऊपर वो यकीन रखते हैं। एस्केलेट टू डी एस्केलेट के ऊपर वो ज़रूर यकीन रखते हैं। और जो अप्रूवल रेटिंग्स अभी तक आई हैं विद जो मिड टर्म इलेक्शन जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कम से कम 4 ममालिक ऐसे हैं जो कि अपना लेवरेज और प्रेशर ज़रूर प्रेसिडेंट ट्रंप पर डाल रहे हैं ताकि किसी तरह की एस्केलेशन को रोका जा सके। और वो 4 ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र हैं, जो कि अपने अपने चैनल्स के ज़रिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर राब्ते में हैं कि किसी न किसी तरह इस जंग को मज़ीद जो सीज़ फायर है वो कम से कम सस्टेन करे। 21 अप्रैल तक ये सीज़ फायर की डेडलाइन है, तो 21 अप्रैल तक तो कम से कम सस्टेन करे, और तब तक जो खामोश सिफारतकारी है उसको जारी रखते हुए जो डिसएग्रीमेंट पॉइंट्स हैं, 2 हैं 3 हैं, मेरे ख़्याल से 3 के करीब डिसएग्रीमेंट पॉइंट्स हैं जो मेरी इत्तला है, तो तकरीबन 70-75% के करीब ऑलरेडी ये एग्रीमेंट एग्री अपॉन हो चुका है, या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन एग्री अपॉन हो चुका है, इस्लामाबाद MOU जिस तरह से सैयद अब्बास अराक़ची कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उस तनाजुर में एस्केलेट करना चाहेंगे। बिल्कुल। हामिद अल मशरिकी साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रंप एस्केलेट करना चाहेगा? वैसे एक चीज़ ये भी होती है कि ट्रंप अब ये जो नाकाबंदी कर रहे हैं इस पर ईरान के स्टेट मीडिया ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो फिर आबनाए बाबुल मंदब, बहरा अहमर, रेड सी, उस साइड पे भी हौसीज़ कुछ कर सकते हैं। ईरान एक और सरप्राइज़ दे सकता है। तो ये ना हो कि एक गिरा खोलते खोलते कुछ मज़ीद गुत्थियाँ जो हैं ये सुलझने के बजाय उलझ जाएँ, क्योंकि जंग और ऐसे वॉलेटाइल हालात में बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, मिस कैलकुलेशन भी हो जाती है। अब ट्रंप जंग में ना भी जाना चाहे लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो जाए और जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है, तो बड़ा मोहतात रहना होगा शायद दोनों फरीकैन को।
देखिए मखदूम, जिस तरह से ये जंग इन्होंने शुरू की और मकासद जो थे वो ईरान का एटमी प्रोग्राम का था और रिजीम चेंज था और वो सारा कुछ था। बाबुल ये आपने हुर्मुज तो कहीं था डिस्कस ही नहीं हुआ, ना इनको अंदाजा था कि कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है, तुर्क का पता है ईरान के पास। और आज जो है वो अमेरिका के साथ वो हुआ है कि वो जो कहते हैं कि नमाज बख्शवाने गए और रोजे गले पड़ गए। आज तो ये सूरत हाल है कि सारी जंग के सारे मामला भूल के अब सिर्फ आपने हुर्मुज पे खड़े हैं। और एग्जैक्टली यही मुझे भी अंदेशा है कि अब ये आपने हुर्मुज से अगर बात आगे गई और बाबुल मंदब तक और दूसरे जो सी पोर्ट्स हैं या जहां जहां होती इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये सूरत हाल वाकई बड़ी खतरनाक है। और मैं आपको बताऊं कि जिस अंदाज में इसराइल बेलगाम हुआ है, लबनान के ऊपर क़यामत बर्पा की हुई है, गजा पे बमबारी शुरू कर दी है, रामल्ला और वेस्ट बैंक के ऊपर उसने पिछले 7 दिनों में कोई 80 के करीब फलस्तीनियों को, सेटलर्स को शहीद कर दिया है। तो उस सारे के रिएक्शन में अगर ईरान की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आता है तो फिर सूरत हाल काफी खराब हो जाएगी और कुछ भी बईद अज इम्कान नहीं है। और एक चीज आपको मैं बताता चलूं, वो ये कि जहां ट्रम्प आपने जैसे कहा कि ही वांट्स टू एनफोर्स, अनस साहब ने कहा कि डी एस्केलेशन थ्रू द एस्केलेशन। तो अब ईरान ने वो सारा कुछ अपना जिसको कहते हैं ना एब्जॉर्ब करके देख लिया है। ईरान उन सारी जगहों से आगे निकल आया है, ईरान इस टैक्टिक्स को भी समझ रहा है। और जब दोनों फ्रीकैन एक दूसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी को या मैक्सिमम एबिलिटी को टेस्ट कर चुके हों, when they have tested each other, तो फिर जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है मुज़ाकरात को, जिन पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट है उनकी कोई कंक्लूसिव शक्ल लेना। यही सूरत हाल अभी बनी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि अरब कंट्रीज, देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, खुद सदर ट्रम्प बार बार चीख चीख के कह रहे हैं जी कि यूरोप ने मेरा साथ नहीं दिया, नेटो ने मेरा साथ नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया जापान ने मेरा साथ नहीं दिया, कनाडा ने मेरा साथ नहीं दिया, और साथ ही वो कह देते हैं जी अरब ममालिक मेरा साथ दे रहे हैं। अब अरब ममालिक के अंदर भी हम ये जानते हैं कि ये साथ बहालत मजबूरी है कि उनके अड्डे जो हैं वहां पर है और वो अड्डे निशाना बन रहे हैं और उसकी वजह से उनका पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा उनका जो निज़ाम है वो क्लैप्स कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि जिस तरह पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि अरब ममालिक को भी एंगेज किया जाए, कुवैत को, बहरीन को, सऊदी अरब ऑलरेडी एंगेज है कि जी ये हर हालत में अब जंग बंद की जाए, आप अपने वो जो है प्रेशर टैक्टिक से निकलकर कंप्रोमाइज की तरफ आए। तो उसके बाद जो है ट्रम्प को ये अंदाजा होगा कि अब वो जो कहते हैं कि मेरे साथ सिर्फ अरब रह गए हैं, तो इनको ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि फर्दर एस्केलेशन में अरब भी नहीं रहेंगे। और अमेरिका ऑलरेडी तनहा हो चुका है। अमेरिकन पब्लिक जो है वहां पर जो पोल्स आ रहे हैं 80% के करीब लोग जो हैं वो इस जंग की वजह से सख्त परेशान हैं। पेट्रोल प्राइसेस आपने देख ली और इकोनॉमिकली पेट्रोल डॉलर का जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है। तो मेरा ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं सदर ट्रम्प को जो एडवाइजरी है या सदर ट्रम्प को अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। ईरान जहां खड़ा है उसको आप डंडे के जोर पे या वो उस कैरेट एंड स्टिक के साथ नहीं चला सकते, ये समझना होगा। और सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्रेजाइल है। ये मैं आपको बता दूं कि सीज फायर 21 अप्रैल भी आ जाएगी, 21 अप्रैल तक मेंटेन भी हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन 21 के बाद अगर सीज फायर दोबारा से जंग शुरू हो जाती है तो फिर वहीं पे वही बातें शुरू हो जाएंगी। सो इट इज नॉट अबाउट मेंटेनिंग द सीज फायर टिल 21st, इट इज अबाउट टू अचीविंग द परमानेंट सीज फायर एंड द एंड ऑफ दिस वॉर। ये इसके ऊपर एम्फेसाइज होना चाहिए। सीज फायर बहरहाल बड़ा फ्रेजाइल है, कल भी खत्म हो सकता है, परसों भी खत्म हो सकता है, एंड 21 तक तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर बड़ा ज्यादा रिलाय करता है कि वो किस मूड से क्या फैसले करते हैं। सेंटकॉम लाजमी बात है कि उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है और ये जो ब्लॉकेड है ये मेरी कैलकुलेशन में ये बहुत खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। और एक छोटी सी बात आखिर कह दूं, ये कि ये जो बात करते थे जी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे, तो बूट्स ऑन द सी भी उतना ही खतरनाक है। नेवल वॉर इज एज डेंजरस एज बैटलफील्ड। तो ये अमेरिका को समझना होगा कि उधर भी उसकी कैजुअलिटीज, अगर शिप्स उसके एक भी शिप डूब गया तो एक शिप डूबने का मतलब है कि 100-200 मैरीन तो जाएंगे ही, जितने मर्जी रेस्क्यू कर लें। तो मैं उस हवाले से समझता हूँ कि ये भी एक काइंड ऑफ अ
बूट्स ऑन द ग्राउंड है। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एहसान अहमद खान साहब, अभी एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह बताया गया कि अमरीका जो दावा करता है ट्रंप के ईरानियन नेवी को मैंने तबाह कर दिया है, वो दर हकीकत जो बड़े बहरी जहाज़ जो कि ज़रा सेरेमोनियल हैं, जो कन्वेंशनल नेवी है, उसके तो तबाह किए, लेकिन IRGC जो है उसकी जो छोटी कश्तियां हैं या फिर वो जो माइंस बिछाने वाली कश्तियां हैं, IRGC की नेवी की तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी 60 से 70% अभी भी मौजूद है। तो ये भी इसमें पॉइंट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई एडवेंचरिज्म करता है तो IRGC की नेवी तो ऑपरेट कर रही है और वो तैयार बैठी है, तो वो तो लड़ेंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ईरानियन नेवी जो है वो दो हिस्सों में है। एक कर्दिश नेवी है जो कि रेगुलर नेवी जिस तरह पाकिस्तान नेवी है, और एक IRGC का जो नेवल कंपोनेंट है वो है। जो ईरानी नेवी का जो ज्यादातर कैपिटल शिप जो थे, जिसमें IRS दीना भी था जो श्रीलंका के करीब उन्होंने डुबो दिया, और बाकी भी जो बड़े जहाज थे वो ठीक है इन्होंने टारगेट किए। और याद रखिए कि 79 के बाद से लेकर अब तक की सैंक्शन है। नेवल शिप्स जो हैं टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं। नॉट एवरी कंट्री हैज द कैपेबिलिटी टू बिल्ड सच शिप्स, तो वो इतने ज्यादा कैपेबल शिप्स थे भी नहीं। IRGC का जो मेन थ्रस्ट है जिसके बेस पे वो काम करते हैं वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, स्वार्म टेक्निक्स, ड्रोन्स, सुसाइड या बोट्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, माइंस, इस तरह की चीजें हैं जो कि IRGC यूज करती है। और आपने देखा होगा कि जब इनिशियल कुछ दो हफ्ते के अंदर सेंटकॉम ने खास तौर पे वीडियोस रिलीज की थी ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हमने जो माइनिंग की थ्रेट है ईरान की तरफ से उसको हमने खत्म कर दिया है बाय टारगेटिंग द माइन लेयर्स, कि जो जहाज माइन लेके बाहर जाएंगे हमने उनको ही तबाह कर दिया है, तो इसलिए माइनिंग का कोई चांस नहीं है। मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता कि ये जो जोन डिक्लेयर किया है ईरान ने वो माइंड है या नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो जिसने भी वहां से पास करना है उसने एहतियाती तदाबीर उसकी लेनी ही लेनी है। एक भी माइन हो गई और वो एक किसी चांस शिप के ऊपर हिट कर गई तो उसका तो मकसद पूरा हो गया, उसके बाद कोई जहाज वहां से गुजर नहीं सकेगा जब तक उसका पूरा माइन क्लियरेंस वहां से हो नहीं चाहती। सो IRGC क्योंकि छोटी बोटें हैं, शैलो ड्राफ्ट, कहीं पे बीच के ऊपर चढ़ी हुई है, जब दिल किया उसको बीच से नीचे उतारा और इस्तेमाल कर लिया। सो ये कहना कि वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो सकती हैं, नहीं हो सकता। 50 to 60% अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या इफेक्ट्स जनरेट कर सकती हैं किस टाइम एंड स्पेस के अंदर, वो एक देखने वाली चीज होगी। और प्रोवाइडेड कि पहला कदम अगर अमेरिकन नेवी, US नेवी उठाती है कि वो हॉर्मुज के अंदर घुस के अपने कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। याद रखिएगा कि ब्लॉकेट के 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। वन, ब्लॉकेट हैज टू बी डिक्लेयर्ड, यानी डिक्लेरेशन के बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल। सेकंड, वो न्यूट्रल्स के खिलाफ नहीं हो सकता। तीसरा, बल्कि 4 मैं इसका अगर पॉइंट था कि इट हैज टू बी इम्पार्शियल या और इट हैज टू बी इफेक्टिव। अगर वो इम्पार्शियल और इफेक्टिव नहीं है तो वो ब्लॉकेट रह नहीं जाता। तो वो जब ये 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त सदर कैनेडी जो थे अमेरिका के सदर थे, वो बड़े केयरफुल थे, इसीलिए क्यूबा के ऊपर ब्लॉकेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, उसको क्वारंटीन का नाम दिया गया था, क्योंकि अगर ब्लॉकेट डिक्लेयर करते तो डायरेक्टली वो सोवियत यूनियन के साथ जंग में चले जाते। तो इसको किस हद तक अमेरिका इंप्लीमेंट कर सकेगा, ये थोड़ा सा इस पर डिबेट करना जरा मुश्किल होगा कि ये इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पर लॉसेस वाकई बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, अमेरिका के लिए भी इसमें बहुत से लॉसेस भी हो सकते हैं, सूरत हाल तशवीशनाक भी हो सकती है। नायला चौहान साहिबा, फ्रेजाइल सीज़ फायर है, जारी बात है, जिस तरह से बाकी हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने भी ये बात हाईलाइट की, तो आप किस तरह से देख रही हैं कि क्योंकि ट्रंप अनप्रडिक्टेबल है, ट्रंप से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, वो क्या कहे, उसके बयानात भी, उसके इक़दामात भी, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल है और मेक और ब्रेक मोमेंट है ये। दुरुस्त फरमाया आपने कि ट्रंप साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ चेंज करते रहते हैं,
अभी भी उन्होंने कहा कि उनकी तो विक्ट्री हो चुकी है, तो अगर उनकी विक्ट्री हो चुकी है तो फिर तो जंग की गुंजाइश नहीं रहती। और जहाँ तक रही बात ईरान की, तो ईरान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू हो चुका है। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, UNCLOS विद द UN कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सी, उसमें भी टेरिटोरियल वाटर्स का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का, सारे जो हैं शिकें मौजूद हैं, और ईरान का इधर लेजिटिमेट राइट है। अब अमेरिका कहते नहीं, पर इन्होंने रेटिफाई नहीं किया तो इसलिए इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये तो हजारों साल से चल रहा है ईरान का यहाँ पे। और उसमें आप देखें कि बहरीन में भी रेजोल्यूशन UN सिक्योरिटी काउंसिल ने टेबल की ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जिसको चीन और रूस ने वीटो कर दिया। तो बोथ चाइना एंड रशिया वो ईरान के मौक़िफ़ के हामी हैं। अब ईरान में जिधर भी इस्लामाबाद के अंदर भी जब मुलाकात हुई तो यही कहा कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद नहीं करेंगे, लेकिन इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए हम IRGC को वहाँ पे स्टेशन करेंगे कि शिप्स की स्मूथ जो है वो मूवमेंट हो थ्रू द स्ट्रेट। अमेरिका ने कहा ठीक है, हम भी अपने फौजी वहाँ तायन कर देंगे, वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअली ऑन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, फिर आई खबरें कि अमेरिका ने अपने जो वॉरशिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ भेज दिए हैं कि वहाँ पे जो माइंस लगे हैं नीचे, उनको हटाने के लिए। लेकिन ईरान ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट किया कि कोई उनके ऐसे जहाज यहाँ नहीं आए जो कि माइंस यहाँ पे क्लियर करे। माइंस अगर क्लियर करेगा तो ईरान ही करेगा। तो ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी ऑन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, उसके लिए बहुत लाजिम है, उसकी वो सॉवरेनिटी है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान का सिर्फ नहीं है, इसमें UAE की भी वो जुड़ता है और ओमान भी जुड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे 3 ममालिक का जो है वो शेयरिंग है, क्योंकि आप देखें गल्फ ऑफ ओमान भी अपनी जगह कायम है। तो जिस तरह जब आप सुएज कैनाल की बात करते हैं तो उससे जितनी इंटरनेशनल शिपिंग मूवमेंट होती है उसका टोल मिस्र लेता है, और उस पैसे से अब वो अपना एक नया कैपिटल बना रहे हैं। पैनामा कैनाल के ऊपर पैनामा जो है वो टोल लेता है। तो अगर यहाँ पे ईरान ने कहा कि आप हमें, ईरान की यही रिक्वेस्ट थी, एक तो ये कि वो सैंक्शन को हटाएं, और दूसरा ये कि अगर वॉर रेपरेशन नहीं दे सकता अमेरिका तो हम इस टोल को थ्रू अपनी पैसे इतने कमा लेंगे कि हम यहाँ पे तबाहकारी की है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन में शामिल कर सकें। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि इजराइल चैन से नहीं बैठा, और अगर इजराइल चैन से नहीं बैठेगा तो अमेरिका को भी चैन से नहीं बैठने देगा। तो मसला ट्रंप साहब से ज्यादा इजराइल का है। एग्जैक्टली। और किस तरह से ये चीज को आगे हैंडल करते हैं उसमें बहुत से खदशात भी हैं और खतरात भी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत से खतरात और खदशात भी हैं। आगे बढ़ते हैं अनस मलिक साहब। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, एक बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, और इससे पहले भी हमने देखा कि जो 4 अहम तरीन मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी थे, इवन तुर्की के दौरे के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो आपको लगता है कि दोबारा से एक तो चले डिफेंस पैक्ट और इकनॉमिक कोई बड़ी डेवलपमेंट भी आ सकती है, क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान में थे 2 दिन पहले, लेकिन आपको लगता है कि ये पीस प्रोसेस के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त आएगी? देखें, पीस प्रोसेस के हवाले से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही कि क्योंकि ये प्रोसेस हम भूल जाते हैं कि ये वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब के साथ ही ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ था।
ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव था, जिसके लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बैक किया था, कॉन्ट्रेरी टू द रिपोर्ट्स। जब 12 और 13 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे, जद्दा में उन्होंने एक रोज़ा मुलाकात की थी, उस दौरान ये बात सामने आई थी। तो इस तनाजुर में ये दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और दूसरी बात, जैसे आपने उसकी फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बताया कि रिपोर्टिंग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि सऊदीया की जानिब से कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल मॉनेटरी सपोर्ट के ऊपर जो है उसकी अनाउंसमेंट आ सकती है। तीसरा, जो टर्की की आपने बात की, मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म बिल्कुल अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम पर जाएंगे। वो 17 से 19 अप्रैल तक होगा, लेकिन मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म पहले और दूसरे दिन ही होंगे वहाँ पर। और वहाँ पर ADF तो एक चीज़ है, लेकिन ADF की साइडलाइन पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। एक तो ये क्वाड्रिलैटरल मीटिंग, जिसकी पहली मीटिंग 19 मार्च को जद्दा रियाद में हुई, दूसरी मीटिंग 29 मार्च को इस्लामाबाद में हुई, और तीसरी मीटिंग मेरे ख़्याल से 17 या 18 अप्रैल को अंतालिया तुर्किया में होगी, जिसमें चारों वज़ीर ख़ारजा, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा मौजूद होंगे। और दूसरी जो एक अहम मुलाकात, और अहम मुलाकात ज़्यादा होगी, वो होगी वो जो ग्रुप ऑफ 8 जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइडलाइन के ऊपर मिला था, उनकी मीटिंग जो है वो होने को है, वो भी वज़ीर ख़ारजा की सतह पर होगी। ये वही ग्रुप ऑफ 8 है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉन्स्टिट्यूट किया था गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से, जिसमें पहली मरतबा ये प्लान फ्लोट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया और साथ में सऊदी अरब और दीगर ख़ित्ते के जॉर्डन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जो हैं, इन 8 ममालिक में शामिल हैं बशमूल क़तर के। तो ये ग्रुप ऑफ 8 के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी मुलाकात करेंगे। तो दोनों दौरे जो हैं मेरे नज़दीक इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एहसान अहमद खान साहब, इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, मैं आपसे कमेंट्स लूँगा। ये जो टोल का मामला है अबनाए हुर्मुज़ से, इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं और इसमें जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या कहता है? देखिए, ये जो जितने भी इस तरह की जगह हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, बाब अल मंदब है, मलाका है, जो कि दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में से गुजरते हैं, ये यहाँ से जो रास्ता गुजरता है ना, इसको ट्रांजिट पैसेज कहा जाता है। और इवन अगर ये किसी मुल्क का टेरिटोरियल वाटर के अंदर से जहाज गुजर रहे हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता। इनोसेंट पैसेज से अलग चीज होती है, जिसका टेरिटोरियल वाटर है वो रोक सकता है। बट जहाँ पे से ये ट्रांजिट होता है, जैसे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको रोका नहीं जा सकता। रही बात टोल लेने की, कुछ जगह हैं जहाँ पे, जैसे मैडम चौहान ने भी अर्ज किया, टर्की स्टेट से जो है टर्की लेता है पैसे, वो तकरीबन $5 पर टन वो लेते हैं। डेनिश स्टेट के अंदर भी होते हैं, पनामा से भी है, स्विस कनाल से भी है, लेकिन इनकी इनकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। अगर इस पे हुर्मुस पे ये टोल की बात लग गई तो फिर यहाँ पे भी होगा, फिर क्लेमेंट्स आएंगे बाबुल मंदब के ऊपर भी, फिर क्लेमेंट्स आएंगे स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर भी। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी बड़ा क्लियर है कि इसमें पैसेज फ्री है, इसको कोई चार्ज नहीं कर सकता। और इसके ऊपर जो अगर किसी से ऐसी स्टेज पे आते भी हैं तो एक बड़ी लॉन्ग ड्रॉन बैटल होगी लीगल, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे, उसके बगैर इस पे टोल नहीं लिया जा सकता। राइट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। हामिद अल मशरिकी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूँगा। इस वक्त सिचुएशन ज़ाहिर बात है बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, और जिस तरह से अभी अनस मलिक साहब ने भी जो पाकिस्तान का एक अहम तरीन सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदा भी है, और अभी पाकिस्तान एक मरतबा फिर एफ़र्ट्स जो हैं वो अपने शुरू करने जा रहा है। इन एफ़र्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? सऊदीया का जो अपकमिंग दौरा है स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें तो। देखिए, आपने देखा होगा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो फेक न्यूज़ उड़ाई गई कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर तो डेलीगेशन के साथ थे, इस्लामाबाद टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहे थे। सऊदी अरब जाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये बड़ी आइडियल टाइमिंग है। प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब इस आउटकम को देखना चाह रहे थे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ा डिसाइसिव टाइम है कि उसने ये भी अपनी चीज़ें अलाइन करनी है कि अगर ये वॉर या एस्केलेशन बढ़ती है और ईरान को हम किस हद तक लिमिटेड कर सकते हैं कि वो सऊदी अरब को टारगेट ना करे, ताकि पाकिस्तान को डायरेक्ट किसी भी हालत में उस एग्रीमेंट की वजह से भी, और हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है सऊदी अरब की तरफ के साथ, उसकी वजह से भी इसके अंदर इन्वॉल्व ना होना पड़े। दूसरी बात ये थी कि $5 अरब की जो सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान को एक तरह से असिस्टेंस दी है यूएई के पेमेंट्स को रीपे करने के हवाले से और थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, उसके ऊपर भी फर्दर जो चीजें हैं वो
डेवलप होनी है। और चौथी बात ये है कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि टर्की, मिस्र और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, उसके अंदर सऊदी अरब का रोल बहुत अहम है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो उसके अंदर एक तरह से पार्टी भी बन गया हुआ है अमेरिका के अलाई होने के हवाले से, इस अमेरिकन बेसिस होने के हवाले से। तो टोटली इन टोटलिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट विजिट, फॉलोड बाय टर्किया's विजिट फॉर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंतालिया का जो विजिट है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो एट इट्स पीक है, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो अपने इंटरनल इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करना होता है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को भी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ को भी, और पाकिस्तान का जो रोल है इन फर्दर मैटर्स। तो ये 3-4 चीजों को इकट्ठा पाकिस्तान साथ साथ लेके चल रहा है। अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, उसको भी पाकिस्तान ने साथ ही एड्रेस करना होता है सऊदी अरब के हवाले से, कि वहां पर जिस तरह चाइना ने अपना बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया है, वहीं पर सऊदीया का भी एक रोल है अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान चाहता है कि उसको वंस एंड ऑल सेटल किया जाए। इसी तरह ये जो 2-3 चीजें हैं, सऊदीया से हमारे बहुत सारे फॉरेन अफेयर्स और कुछ इंटरनल अफेयर्स भी लिंक्ड हैं। तो पाकिस्तान की और सऊदीया की ये जो हम देखते हैं एवरी 4-6 हफ्तों के बाद एक नई डेवलपमेंट आती है और पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अल मशरक़ी साहब, अनस मलिक साहब और एहसान अहमद खान साहब और नाइला चौहान साहब मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।